हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले क्लास पे बात किया था कि नेक्स्ट सेशन से नेक्स्ट क्लास से हम लोग कुछ अपना पढ़ाई करेंगे। तो आगामी एग्जाम को ध्यान रखते हुए देखिए पीटी के लिए एक अभ्यास श्रृंखला मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूँ। इस पे क्वेश्चंस आपके रहेंगे किसके? प्रारंभिक अंकगणित और ग्राफ के। ठीक है ना? तो हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक से थोड़ा सा टफेस्ट इंक्रीज आर्डर पर रहेगा क्वेश्चन आपका। देखिए जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ केवल देखिए पीटी के लिए ही ये रहेगा। यही क्वेश्चन देखिए आपके ग्राफ का जो क्वेश्चन होगा, डीआई का जो क्वेश्चन होगा, वही बैंक में भी काम करेगा, वही आपका एसएससी के एग्जाम में भी काम करेगा। यानी सिलेबस सेम ही रहता है। पीटी के सिलेबस पे क्या है, देखिए ग्राफ का क्वेश्चन जो है लगभग 20 क्वेश्चन 20 मार्क का, और 5 अंक की आपकी देखिए समान गणित लगाया गया है। तो उसी पे देखिए अभ्यास श्रृंखला फर्स्ट करके आज हम लोग अपना पहला देखिए प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। ओके, ऑफलाइन क्लासेस पे देखिए जो आपको सब पढ़ाया गया है वही का देखिए अभ्यास है। कोई नई चीज़ नया कोर्स ये नहीं रहता। जैसे देखिए नंबर सिस्टम पे हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस किए होंगे, उसमें बिल्कुल बेसिक और सिंपल क्वेश्चन देखिए है। एवरेज क्या है देखिए, नंबर सिस्टम, औसत, साधारण ब्याज, यही सब देखिए आपका कोर्स है। पहला क्वेश्चन जैसे आपका देखिए हो गया, डिजिट आपको देखिए दे देगा क्या, 0 to 4 द्वारा बनी बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्याओं का औसत क्या होगा। 0 to 4 के द्वारा बनी बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्याओं का औसत क्या होगा। अब जैसे देखिए औसत के बारे में आप जानते ही हैं। औसत मैंने आपको क्लास में बताया था क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिन संख्याओं का देखिए औसत निकालना है उन सभी का योगफल करके जितनी संख्याएं होती है उसका डिवाइड कर दिया जाता है, तो एवरेज यानी आपका क्या आ जाता है, माध्य आ जाता है। तो 0 to 4 द्वारा बनी बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्याओं का औसत क्या होगा। मतलब क्या देखिए यहाँ पे 3 अंकों की संख्या से ही है। नहीं, 0 to 4 का देखिए यूज करके तो कई अंकों की संख्या बना जा सकती है। यहाँ पे 3 अंकों की संख्या की बात हो रही है। आप चाहें तो थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं। 0 to 4 के द्वारा बनी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 3 अंकों की देखिए बड़ी से बड़ी संख्या, जिन अंकों को देखिए यूज किया है बड़ी से बड़ी संख्याओं में देखिए क्या किया जाएगा, तो जो सबसे देखिए ग्रेटेस्ट डिजिट आपका होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। फिर इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है। और छोटी-छोटी संख्या जब बनानी होती है तो हम अंकों को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड पे क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, लेकिन 0 को सबसे पहले नहीं प्रयोग किया जाता। तो 3 अंकों की देखिए बड़ी से बड़ी संख्या इससे जो बनेगी वो देखिए क्या होगा, 4 2 और ये हो गया 0, यानी क्या हो गया 420। और इन्हीं अंकों के द्वारा देखिए छोटी-छोटी संख्या जो बनेगी देखिए क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले देखिए हम 0 नहीं ले सकते। इनमें सबसे 0 के बाद सबसे छोटा अंक देखिए क्या हो जाएगा, तो पहले देखिए क्या आ जाएगा 2। 2 के बाद आगे अन्य अंकों पे 0 का प्रयोग किया जा सकता है। तो 2 0 और लास्ट में देखिए क्या आ गया 4। तो बड़ी से बड़ी संख्या देखिए जब बनाना होता है तो अंकों को हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं। और छोटी छोटी संख्या जब बनाना होता है तो अंकों को हम देखिए क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं। ये देखिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और ये 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या है। इन संख्याओं का हमको क्या निकालना है, औसत। तो औसत यानी निकालने के लिए पहले दोनों को हमने क्या कर दिया, टोटल जोड़ दिया गया इसको। ये हो गया देखिए 4, ये 2 और 4 और 2 कितना हो गया, 624। दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो गया, 624। अब इनका देखिए आपको क्या निकालना है, औसत। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो गया, 624। और इस दो संख्याएं हैं तो 2 का इस पे डिवाइड कर दिया गया। ये कैलकुलेशन करने के बाद देखिए कितना आ गया, 312 यानी 312। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। 0 to 4 के द्वारा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या अगर हमको तैयार करना है तो क्या करते हैं, अंकों को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। और छोटी छोटी संख्या बनाना होता है तो अंकों को हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। लेकिन जब छोटी छोटी संख्या लिया जाता है तो 0 सबसे पहले प्रयोग पे नहीं आ सकता। फिर दोनों को टोटल कर लिया गया, दोनों संख्याओं का योगफल हुआ और 2 का भाग दे दिया गया। एवरेज आपका आ गया कितना, 312।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहले देखिए, स्क्रीनशॉट भी अपना ले लीजिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा जबकि संख्याओं के सभी अंक अलग अलग होंगे। ओके, कितने अंकों की संख्या देखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा जबकि संख्याओं के सभी अंक अलग अलग होंगे। चलिए, तो पहले देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, शर्त लगा दी गई, संख्याओं के सभी अंक क्या हैं, अलग अलग। तो बड़ी से बड़ी संख्या लेने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, अंकों को डिसेंडिंग आर्डर में लिखा जाता है। तो देखिए सबसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसके सभी अंक अलग अलग होंगे, उसमें देखिए क्या होगा, सबसे बड़ा अंक देखिए क्या होगा, 9। तो पहले देखिए 9 आ गया, फिर 8, फिर 7, फिर 6, इसके बाद 5, 9, 8, 7, 6, 5। अंकों को क्या किया गया, डिसेंडिंग आर्डर में लिया गया। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसके सभी अंक अलग अलग। इसके बाद देखिए छोटी छोटी 5 अंकों की लेना है। छोटी छोटी संख्या में हम असेंडिंग आर्डर लेते हैं, लेकिन जीरो का सबसे पहले प्रयोग नहीं करते। सबसे पहले देखिए, अब जीरो के बाद सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा, 1। अब आगे जीरो आ सकता है, 0, फिर 2, फिर 3, इसके बाद 4। अब इन दोनों संख्याओं को हमको क्या निकालना है, अंतर। अंतर यानी डिफरेंस। देखिए घटा दिया गया, 5 से 4 1, 6 से 3 3 घटा, 7 से 2 ये आ गया यहाँ पे कितना, 5, 8 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 8, 9 से 1 सब्ट्रैक्ट किया कितना, 8, ये हो गया 88,531, 88,531, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देखिए दिए गए, एक झोले में 5 लाल, 3 हरी, 2 काली और 8 पीली गेंदें हैं। झोले के अंदर 5 लाल रंग की हैं, 3 हरी रंग की, 2 काली और 8 पीली रंग की। झोले में काली गेंदों का संपूर्ण भाग निम्न में से क्या होगा। भाग को अंडरलाइन शब्द करिए, पार्ट पूछा गया। देखिए भाग का मतलब देखिए क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कहा जाए आप 10 नंबर की कोई परीक्षा दे रहे हैं, उसमें आपको देखिए 10 नंबर की परीक्षा में अगर आपको देखिए 6 अंक मिला, तो ये कहा जाएगा कि आपको देखिए कितने परसेंट अंक मिला या कितना भाग अंक मिला। देखिए 6 नंबर प्राप्त हो रहा है कितने पे, 10 पे। तो इसको देखिए 6/10 लिख के देखिए ऐसे आपको प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब होता है 10 में से 6। यानी डिनोमिनेटर में देखिए क्या रहता है, टोटल, और न्यूमरेटर में देखिए क्या रहता है आपका, जिसका देखिए वैल्यू आपको जिसका पार्ट आपको निकालना है। तो इसमें देखिए क्या निकालना है, झोले में काली गेंदों का संपूर्ण भाग क्या है। तो देखिए ब्लैक कलर का पूछा गया, तो टोटल देखिए ब्लैक कलर कितनी देखिए बॉल है इसमें, 2। ये 2 देखिए ऊपर लिख दिया गया। अपान डिनोमिनेटर में देखिए क्या आएगा, टोटल जितनी भी गेंदें उनका योगफल। देखिए क्या है इसपे, 5 आपका देखिए लाल है फिर प्लस 3 हरी हो गई, देन 2 आपकी काली गेंदें और 8 पीली गेंदें, ये दे दिया गया। देखिए ये हो गए 2/8, 2 10, 10 5 15, 15 3 18। इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 1/9। यानी अगर 18 गेंदें देखिए टोटल हैं, तो उसमें 2 गेंदें देखिए काली हैं। तो 2/18 का मतलब देखिए क्या हो गया, 1/9 भाग। सेम अगर इसी क्वेश्चन पे ये कह दिया जाता कि लाल गेंदों का भाग क्या है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 2 की जगह देखिए अंश में क्या आ जाता, 5। ये हो जाता 5/18 भाग। क्योंकि आपसे देखिए पूछा क्या गया है, काली गेंदों का भाग। तो काली गेंदों की संख्या ऊपर लिखा जाएगा न्यूमरेटर पे यानी अंश में, और डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका, टोटल जितनी झोला में कुल गेंदें आपकी हैं। 5 3 8 2 10, 10 8 18 यानी 1/9 भाग। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया है, देखिए 8976530, यानी ये संख्या दी गई है 8976530 में अंक 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ये देखा जाए कि स्थानीय मान और जातीय मान होता क्या है। ये भी हम लोग क्लासेस में देखिए डिस्कस कर चुके हैं। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, जैसे देखिए क्या है, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000, इस तरीके से। यानी देखिए अंक जो 6 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, किस स्थान पे लिखा हुआ है, देखिए 1000वें पोजीशन पे, इसको कहा जाएगा 6000। प्लेस वैल्यू को मतलब जिस स्थान पे है, प्लेस का मतलब क्या हुआ, स्थान, यानी स्थानीय मान, उस स्थान पे जाने के बाद उस अंक की वैल्यू कितने के बराबर है। और जातीय मान का मतलब देखिए क्या हो गया यहाँ पे, फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू का मतलब देखिए क्या है, ये 0 है तो इसको किसी पोजीशन में लिखा जाएगा, इसकी देखिए पहचान क्या है, 0। 3 है, किसी पोजीशन पर रहेगा, इसकी पहचान क्या है, 3। यानी जो वो अंक होता है, जो उसको एक्चुअल रीडिंग की जाती है, वो देखिए क्या हो जाता है, उसका जातीय मान हो जाता है, वो किसी पोजीशन पे लिखा हो। तो देखिए क्या कहा गया है, अंक 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल क्या होगा। तो देखिए अंक आपको देखिए क्या दिया गया है, ये दिया गया देखिए 8976530। अब इसमें देखिए क्या कि ये बोला गया अंक 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल। ये देखिए 6 डिजिट ये है, इसके बारे में बोला गया। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6 पे हजार, यानी ये इसकी पोजीशन देखिए क्या है, 6000, ये हो गया 6000। और इस अंक 6 का देखिए फेस वैल्यू यानी जातीय मान देखिए क्या होगा, ये क्या होगा, 6। ये किसी पोजीशन पे होगा, इसका जातीय मान 6 ही होगा। स्थानीय मान जो होता है पोजीशन के हिसाब से रहता है। अब इन दोनों का देखिए क्या निकालना है, योगफल। इसका योगफल देखिए क्या बन जाएगा, 6006। तो अंक 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल, ये हो गया कितना, 6006। ये हो गया ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या देखिए दिया गया, एक विद्यालय में 1500 विद्यार्थी हैं जो कि एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। इनमें से 450 विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए। असफल विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए परसेंटेज पे मैंने क्या बताया कि देखिए अगर लैंग्वेज का देखिए प्रश्न आता है तो पहले परसेंटेज बनाने के लिए देखिए आपको क्या चाहिए, एक भिन्न लिखनी पड़ेगी। भिन्न में क्या होगा, अंश होगा और हर होगा। तो अंश में देखिए कौन सी वैल्यू रखी जाती है, जिसका परसेंटेज आपको इवैल्यूएट करना है, जो आपको फाइंड आउट किया जाता है, वो कहाँ पे रहता है, देखिए न्यूमरेटर पे। डिनोमिनेटर में आपकी वो वैल्यू आती है जिससे तुलना की जाती है। इसके बाद जब देखिए फ्रैक्शन बन जाएगा, उसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन के बाद वो देखिए वैल्यू क्या बन जाती है, परसेंटेज होती है। ये हम सब लोग क्लास पे देखिए इस पे चर्चा हो चुकी पहले ऑफलाइन क्लासेस पे। 1500 विद्यार्थी हैं जो कि एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। क्या पूछा है, देखिए परीक्षा में इनमें से 450 विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए। असफल विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। हमें निकालना क्या है, कितने विद्यार्थी असफल हुए, यानी कितने विद्यार्थी फेल हुए। तो पहले देखिए इनकी संख्या का निकालें, असफल कितने असफल हैं। टोटल देखिए कितने हैं, 1500 विद्यार्थी। इनमें देखिए पास कितने हो रहे हैं, 450। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, ये वैल्यू आपकी देखिए कितनी बन जाएगी, 1050। यानी 1500 में 1050 विद्यार्थी परीक्षा में क्या हुए, फेल हुए। तो इनका देखिए क्या निकालना है, असफलता का परसेंटेज। तो असफलता का परसेंटेज निकालना है तो असफल विद्यार्थियों की संख्या कहाँ पे रखी जाएगी, न्यूमरेटर पे। ये हो गया 1050। और 1050 विद्यार्थी फेल हुए हैं, लेकिन कितने में, टोटल कितने हैं, 1500। डिनोमिनेटर में आ गया 1500। और परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई किसका होता है, 100 का, ये 2 जीरो आ गया।
ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दिया, 15 सत्ते 105, ये एक जीरो लग जाएगा आगे, ये कितना हो गया 70%। 1500 में 1050 विद्यार्थी फेल हुए यानी असफल हुए, तो इनका परसेंटेज देखिए कितना आ गया 70%, ऑप्शन डी। तो देखिए पीटी में बहुत छोटे छोटे ही प्रश्न आपके आएंगे, जो हम लोग बड़े प्रश्न ऑफलाइन क्लासेस में करते थे उतने बड़े क्वेश्चन यहाँ नहीं आएंगे। हल्के प्रश्न आएंगे, फंडामेंटल क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और इन्हीं सब टॉपिक से देखिए आपका क्या रहेगा, प्रश्न आपके आने हैं। ओके, तो देखिए पीटी के सिलेबस में क्या है, देखिए 5 क्वेश्चन आपका सामान्य गणित का रहेगा। इसके बाद देखिए 20 क्वेश्चन जो आएंगे ग्राफ के आएंगे। ग्राफ पे देखिए 4 सेक्शन आपका रहेगा बेसिकली। उसमें देखिए क्या हो गया आपका, एक तो देखिए हो गया पाई चार्ट यानी वृत्त चित्र, वहां से एक क्वेश्चन आएगा, तो एक क्वेश्चन मतलब उसमें 5 क्वेश्चन आ जाएंगे अंदर। दूसरा देखिए टेबुलेशन हो गया, सारणी, एक सारणी का प्रश्न आएगा, उसके अंदर 5 क्वेश्चन आ गए। लाइन ग्राफ रेखा चित्र हो गया, उसमें भी एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन उससे आ गए। और आपका देखिए चौथा देखिए क्या हो जाएगा, हिस्टोग्राम हो गया, बार ग्राफ हो गया, इससे एक प्रश्न आ गया, वहाँ पे 5। इस तरीके से एनालिसिस जो ही चल रही है वो ये है कि इन सब से एक एक क्वेश्चन आएगा, टोटल 20 क्वेश्चन देखिए यहाँ से ग्राफ से रहेगा। अब 5 क्वेश्चन देखिए सामान्य मैथ के आपके रहेंगे, यानी मैथमेटिक्स देखिए पोर्सन कम नहीं है। 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन का सिलेबस मैथ का, यानी 1/4 यानी 25% ये है। तो मैथ को हल्के में लेके ना चलिएगा, ठीक है। इसके बाद अब देखिए हम ग्राफ के क्वेश्चन ला रहे हैं, तो ग्राफ के क्वेश्चन भी क्या देखिए, पहले थोड़ा सा सामान्य लेवल बेसिक लेवल प्रश्न करेंगे, फिर धीरे धीरे इन पे हम देखिए क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन के स्टैंडर्ड बढ़ाते चलेंगे। यही सब क्वेश्चन देखिए आपके एसएससी में भी आते हैं, यही ग्राफ का क्वेश्चन रहता है, यही सब मैथ के क्वेश्चन एसएससी का भी सिलेबस रहता है, वीडियो हो गया, दरोगा हो गया, सब पे देखिए यही क्वेश्चन रहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ग्राफ का सेक्शन पे देखिए निर्देश दिया गया है ग्राफ पे। देखिए सबसे पहले देखिए आपको क्या है, देखिए निर्देश ही ठीक से पढ़ना पड़ेगा। निर्देश पढ़ने पे देखिए अगर एरर हो गई तो फिर ये 5 क्वेश्चन देखिए गड़बड़ हो सकते हैं। थोड़ा सावधानी, यहाँ पे देखिए आसान प्रश्न ही आएंगे। पीटी में बैंक पीओ लेवल के देखिए उस तरह के बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत कैलकुलेशन वाले हल्के प्रश्न ही आएंगे। लेकिन निर्देश को यहाँ पर भी देखिए सावधानी से पढ़ना आपके लिए अनिवार्य होगा। निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए जैसे इस पे देखिए क्या निर्देश दिया गया है इस क्वेश्चन पे, नीचे दिए गए दंड आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बार ग्राफ का देखिए क्वेश्चन ही हो गया, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसके प्रश्न का। अब देखिए ये एक्स एक्सिस पे देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, ये देश के नाम दे दिए गए। वाई एक्सिस पे जन्म दर दे दिया गया प्रति 10,000, जन्म दर प्रति 10,000, 10,000 में कितना जन्म दर है ये है मतलब। यानी देखिए क्या दिया गया, इंग्लैंड है, पहला इंग्लैंड है, फिर दूसरा स्वीडन है, मैं पढ़ रहा हूँ अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो। इंग्लैंड, स्वीडन, फिर न्यूजीलैंड, जर्मनी, भारत और चीन। टोटल देखिए 6 देश दिए गए हैं। इंग्लैंड में देखिए जन्म दर पे 10,000 कितनी दी गई है, 20। स्वीडन में कितना दिया गया है, 15। न्यूजीलैंड में कितना है, 30। जर्मनी में कितना है, 16। और भारत में कितना दिया गया है, 33। और चाइना यानी चीन में कितना दिया गया है, 40। तो देखिए इस पे आधारित देखिए ये 6वां नंबर क्वेश्चन, 5 तुमने गणित की है। किस देश की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर से 25% अधिक है। जर्मनी की जन्म दर से 25% देखिए क्या हो, अधिक हो। क्योंकि सबका मात्रक देखिए सेम है, सबकी तुलना देखिए कहाँ पे की है, 10,000 से की गई है, तो उससे देखिए मतलब नहीं है। अब डायरेक्ट आप तुलना करेंगे, किस देश की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर से 25% अधिक है, यानी जो जर्मनी की जन्म दर है उससे 25% देखिए क्या हो, ज्यादा हो। तो एक तो देखिए तरीका ये है, जर्मनी की जन्म दर जो है उसका 25% निकाल के उस पर जोड़ दीजिए। जैसे
ये कहा गया किस देश की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर से 25% अधिक है। तो जर्मनी की देखिए जन्म दर कितनी दी गई है 16, और इससे 25% देखिए अधिक हो तो 16 का देखिए आप 25% निकाल दीजिए, इन दोनों को आप प्लस कर लीजिए। 25 से देखिए इसको कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, और 16 में 4 का डिवाइड कर देंगे 4, तो ये हो जाएगा देखिए 16 और 4 देखिए कितना हो गया 20। तो जहां पे देखिए वैल्यू 20 होगी वही आपका उत्तर हो जाएगा। जर्मनी से 25% अधिक, जर्मनी में कितना देखिए वैल्यू है 16, इससे 25% ज्यादा हो यानी 16 का 25% अधिक हो 4, तो 16 4 20। अब देखिए 20 कहाँ पे है 20 आपको देखिए दिया गया है किसमें इंग्लैंड पे। तो किस देश की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर से 25% अधिक है। तो जर्मनी से 25% अधिक देखिए आपका क्या हो गया इंग्लैंड, ऑप्शन सी। इस तरीके से, या इसको देखिए डायरेक्ट भी आप ले जा सकते हैं इसे। जर्मनी की जन्म दर देखिए कितनी है 16 पे 10,000 पे, और किसकी जन्म दर इससे 25% अधिक यानी इसका 125%। 16 का सीधे आप 125% निकाल सकते हैं। 25 से कैंसिल कर देंगे 5 टाइम्स, 25 से इसको कैंसिल कर दिया 4 टाइम्स, 4 से कैंसिल कर दिया 16 को 4, और ये 4 गुणे 5, ये देखिए डायरेक्ट वैल्यू आपकी देखिए कितनी आ गई 20, यानी क्या हो गया उत्तर इंग्लैंड। ओके, तो इस पे देखिए निर्देश को सही पढ़ना है, बाकी देखिए इसमें भी जो क्वेश्चन आपका देखिए होगा अनुपात का, औसत का, परसेंटेज का, सिंप्लीफिकेशन का, उसी पे आधारित इस पे प्रश्न एक एक रहते हैं सब पे। आसान टॉपिक होता है, इसको निर्देश अगर सही कर लेंगे तो इसको आप इस एग्जामिनेशन पे इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल सही कर सकते हैं पूरा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर का कितना प्रतिशत है। भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर का कितने परसेंट है। तो देखिए परसेंट पे देखिए क्या है, जिसकी तुलना की जाएगी वो ऊपर रहता है अंश पे, और जिससे तुलना की जाती है डिनोमिनेटर पे, जब भिन्न बन जाती है तो उस पर 100 का मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो आपको देखिए क्या बन जाएगा परसेंटेज मिल जाएगा। भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर का कितने परसेंट है, तुलना किसकी हो रही है इंडिया की, भारत की, और किससे इंग्लैंड से। तो भारत की वैल्यू न्यूमरेटर पे यानी ऊपर लिखी जाएगी, इंग्लैंड की वैल्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर पे लिखी जाएगी। तो भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर का कितने प्रतिशत है, भारत की तुलना किससे इंग्लैंड से। तो भारत की देखिए जन्म दर कितनी है 33 पे 10,000, 33 दिया गया है, और इसकी तुलना किससे हो रही है इंग्लैंड से, इंग्लैंड कितना है 20। अब ये पूछा गया कि भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर का कितने परसेंट है। भारत की वैल्यू ऊपर आ गई, इंग्लैंड की वैल्यू नीचे आ गई। जब ये फ्रैक्शन तैयार हो गया तो इस पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंकड़ा परसेंटेज पे कन्वर्जन हो गया। परसेंटेज बनाने के मैंने आपको क्लास बताया भी था क्या होता है, देखिए 100 का गुणा, अब परसेंटेज को रिमूव करने के लिए क्या होता है 100 का भाग। 20 से देखिए 100 को आप कैंसिल कर देंगे 5, और 33 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 165। उत्तर देखिए क्या हो जाएगा 165%। नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, चीन की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर का कितना गुना है, कितना गुनी है यानी टाइम्स, कितने टाइम्स है। तो किसकी जन्म दर चीन की, और तुलना किससे हो रही जर्मनी, चीन की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर का कितने गुना है। तो देखिए चीन की जन्म दर कितना है 40, और जर्मनी की जन्म दर देखिए कितना दिया गया 16, और क्या कहा गया है चाइना जर्मनी का कितने गुना है। तो जर्मनी की वैल्यू देखिए कितनी दे दी गई 16, मान लो 16 का कितना गुना है के गुना है, तो 16 का जो के गुना है वो चाइना की जन्म दर है जो कि किसके बराबर है 40। चीन की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर का कितने गुना है, जर्मनी की वैल्यू कितना है 16, 16 का मान लीजिए कितना है के गुना है चाइना, तो के की वैल्यू देखिए निकालना है आपको, ये देखिए सीधे सीधे कितना हो जाएगा 40/60। 8 से आपने इसको कैंसिल कर दिया 5 टाइम्स, 8 से इसको कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स, 5 में 2 का भाग दे दिया गया, ये कितना आ गया 2.5।
यानी चाइना की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर का कितना है? 2.5 यानी 2.5 गुना है। ऑप्शन क्या हो गया? डी। इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जन्म दर स्वीडन की जन्म दर से क्या अनुपात है? भारत की जन्म दर का स्वीडन की जन्म दर से क्या अनुपात है? अनुपात पे देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि अनुपात में देखिए क्या है, जो पहले बोला जाएगा वो अंश में रहेगा और जिससे तुलना की जाएगी जो बाद में बोला जाएगा वो क्या होगा? हर में रहता है। और भिन्न को ही अनुपात कहा जाता है लेकिन सरलतम रूप पे। भारत की जन्म दर, भारत की वैल्यू देखिए दिया गया है कितना? आपका 33। भारत की जन्म दर का स्वीडन की जन्म दर से अनुपात, और स्वीडन की वैल्यू कितना है? 15, यानी 33 और 15 का रेशियो आपको निकालना है। 3 से आपने इसको कैंसिल कर दिया 11, 3 से इसको कैंसिल कर दिया 5, तो 11/5 यानी 11:5। जो भिन्न होता है वही अनुपात होता है। 11/5 का मतलब होगा 11:5, यानी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत कम है? इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा गया। देखिए इंग्लैंड की जन्म दर देखिए कितना है? 20। इंग्लैंड की वैल्यू दे दी गई कितना? 20। और तुलना किससे हो रही देखिए इसकी? न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड की वैल्यू कितनी दे दी गई? 30। इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत कम है? देखिए तुलना किसकी हो रही है? इंग्लैंड की। और किससे हो रही है? न्यूजीलैंड से। और सीधे तुलना ना हो कि कम ज्यादा तुलना हो रही है, तो पहले देखिए आप इसमें क्या निकाल लीजिए डिफरेंस। अगर ये 20 है, ये 30 है, यानी 20 और 30 का डिफरेंस कितना है? 10। इंग्लैंड न्यूजीलैंड से कितना संख्यात्मक कम है? 10। तो ये क्या पूछा गया है? परसेंटेज पे। इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत कम है? इंग्लैंड देखिए न्यूजीलैंड से कितना कम है? 10। और किसके सापेक्ष? 30 के सापेक्ष। भिन्न बन गया। परसेंटेज बनाने के लिए आपको क्या बताया गया? 100 का गुणा। 1 जीरो देखिए कैंसिल हो गया। 100/3 यानी 33.1/3%, यानी 33 सही 1/3%। आपका ऑप्शन देखिए क्या हो गया? डी, नन ऑफ दीज। ओके, तो देखिए ये आपका बार ग्राफ का इस तरीके से देखिए प्रश्न हो गया। तो देखिए ग्राफ पे देखिए 4 सेक्शन रहेंगे, तो एक सेक्शन देखिए आपका क्या रहेगा? आयत चित्र का, बार ग्राफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए पाई चार्ट की बात हो गई। ये वृत्त चित्र आ गया। देखिए इस पे देखिए पाई चार्ट में देखिए थोड़ा सा एक क्या बेसिक चीजें उनको थोड़ा जान लीजिए। देखिए सर्किल पे देखिए जो वैल्यू आपको देखिए दी होगी, इस पे देखिए बेसिकली 2 टाइप का देखिए प्रश्न बनता है, या फिर निर्देश के हिसाब से देखिए प्रश्न को डिफरेंशिएट करके और भी बनाए जा सकते हैं। एक तो देखिए क्या हो गया? परसेंटेज बेस्ड प्रश्न होता है। दूसरा देखिए क्या होता है? एंगल पे आधारित होता है। जब परसेंटेज पे ना होते, यहाँ पे डिग्री दे दिया जाता है, 40 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो जब देखिए परसेंटेज पे ये वैल्यू होगी, ये पूरा देखिए क्या होगा? 100% के बराबर माना जाएगा। और जब यही वैल्यू देखिए सेंट्रल एंगल यानी कोण पे देखिए जब होगा, तो पूरा देखिए कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं देखिए कि 100% जो होगा वो बराबर होगा कितने? देखिए 360 डिग्री के। या ये कह सकते हैं कि 1% की वैल्यू बराबर हो जाएगी कितना? 3.6 डिग्री की। ये हम लोग देखिए क्लास में सब ये बात कर चुके हैं, उसका देखिए रिवीजन है चल रहा है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.6 डिग्री। यानी अगर आंकड़ा देखिए परसेंटेज पे दिया गया है, इसको कन्वर्जन अगर आपको करना है किस पे? डिग्री में, तो सीधे देखिए परसेंट ये जो वैल्यू दी होगी उस पर 3.6 का हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। आंकड़ा आपका कन्वर्जन होकर किस पे आ जाएगा? डिग्री पे। और अगर आंकड़ा देखिए डिग्री पे दिया गया है, सिंगल सर्किल का प्रश्न है, और उसको आपको देखिए परसेंटेज में बदल के लाना है, तो आप उसमें देखिए क्या कर देंगे? 3.6 का भाग। मतलब देखिए परसेंटेज को अगर डिग्री में बदलना है तो हम उसमें क्या करेंगे? 3.6 का मल्टीप्लाई, अगर प्रश्न पे जरूरत पड़ी तो। और डिग्री की वैल्यू अगर दी गई है उसको परसेंटेज पे लेके आना है, तो उसपे हम क्या करेंगे? 3.6 का हम क्या कर देंगे? उस पर डिवाइड कर देंगे।
दूसरी बात, अगर देखिए निर्देश पे कहीं आपको देखिए एक्चुअल वैल्यू दी हो, तो परसेंटेज का प्रश्न हो या डिग्री का प्रश्न हो, तो उसमें एक प्रतिशत का मान या 1 डिग्री का कैलकुलेटेड मान निकाल लेना चाहिए, अगर प्रश्न पे निर्देश पे एक्चुअल वैल्यू दी गई है। एक्चुअल वैल्यू अगर नहीं दी गई तो जैसा प्रश्न होगा। जैसे इस प्रश्न में देखिए क्या है, एक्चुअल वैल्यू आपके पास है। क्या दी गई है देखिए प्रश्न पे हम लोग वापस आते हैं, 11 से 15 नंबर तक इसमें प्रश्न रहेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इस पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए। मतलब इसको देखिए, एक स्कूल में विभिन्न पाठ्यक्रमों में भर्ती हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत। अब विद्यार्थियों की कुल संख्या दी गई कितना, 3600। अगर दिखाई कम नहीं, स्क्रीनशॉट में बोल भी रहा हूं इसको, आप लिख लीजिए पेंसिल लेके। कुल संख्या कितनी दी गई है, 3600। अब ये 3600 विद्यार्थी जो है देखिए कहाँ कहाँ पे सम्मिलित हैं, अब हम ये देखेंगे। गायन में कितने हैं, 18% लोग। गायन में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 18%। नृत्य में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 21%। चित्रकारी में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 15%। सिलाई में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 11%। नाटक में कितने हैं, 13%। और पाक शास्त्र में कितने हैं, 22% विद्यार्थी सम्मिलित है। और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी गई है, 3600। तो हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, 1% का मान हमको निकाल लेना चाहिए। यानी 100% बराबर देखिए आपको दे दिया गया कितना, 3600 विद्यार्थी। इसका मतलब ये हुआ कि 1% की वैल्यू बराबर हो जाएगी कितना, 36 विद्यार्थियों के, 36। अगर क्वेश्चन पे कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम इस पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई ले सकते हैं। 1% बराबर देखिए कितना हो गया, 36 विद्यार्थी। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए पाई चार्ट पे, गायन और नृत्य में मिलाकर भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का नाटक में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है। तो अनुपात में देखिए क्या मैंने बोला, जो पहले बोला जाएगा वो अंश में रहेगा, जिससे तुलना होगी बाद में बोला जाएगा वो क्या रहेगा, डिनोमिनेटर पे। तो देखिए अगर सिंगल सर्किल पे देखिए प्रश्न है, तो सिंगल सर्किल में आप डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं, डायरेक्ट अनुपात निकाल सकते हैं, उसमें एक्चुअल वैल्यू लेने की आवश्यकता आपको नहीं होती। अब एक तो तरीका ये, गायन की संख्या हम अलग निकालें, 18 गुणे 36 करें, नृत्य की संख्या अलग निकालें, 21 गुणे 36, तो मल्टीप्लाई से देखिए अगर बचना है और सिंगल सर्किल का प्रश्न है तो अनुपात आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये हम लोग देखिए क्लास में इस पर डिटेल पे अध्ययन कर चुके हैं। गायन और नृत्य में मिलाकर, यानी मिलाकर मतलब दोनों को जोड़कर, देखिए गायन में कितने हैं, 18%, और नृत्य में कितने हैं, 21%। ये दोनों देखिए प्लस हो गए। इन दोनों की तुलना हो रही किससे, गायन और नृत्य में मिलाकर भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का नाटक से। देखिए नाटक में कितने हैं, 13%। अब इसको देखिए अगर हम जोड़ रहे हैं तो 20 और 1 30, 8 1 9 39, और ये हो गया 39/13। यानी इन दोनों मिलाकर 39%, और इसमें कितना 13%। परसेंट लेना आवश्यक यहाँ नहीं, क्यों, क्योंकि अंश और हर दोनों जब परसेंटेज होगा अपने आप वो कैंसिल हो गए। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा देखिए 3/1, यानी 3:1। ऑप्शन आपका देखिए क्या हो गया, नेक्स्ट। इसमें देखिए क्या है, चित्रकारी में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या गायन में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। सिंगल सर्किल में देखिए अगर परसेंटेज की भी तुलना की जाती तो परसेंटेज में देखिए एक्चुअल वैल्यू निकाल के आवश्यक नहीं। कैसे, जैसे देखिए अगर हम पूरे प्रॉपर तरीके से देखिए अगर आ जा रहे हैं तो चित्रकारी में देखिए कितने हैं, 15% विद्यार्थी। अगर हम इनकी एक्चुअल संख्या निकालेंगे तो 15 गुणे 36 होगा, इसको उतारना नहीं है। गायन में देखिए अगर हम वैल्यू निकालेंगे, गायन से तुलना हो रही है कितना, इसमें देखिए गया देखिए गायन पे 18%, ये हो जाएगा देखिए 18 गुणे 36। और जब परसेंटेज बनाने के लिए हम इस पे देखिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 36 आपका अपने आप कैंसिल हो रहा है। तो अगर देखिए सिंगल सर्किल में आपस में तुलना होती है तो एक्चुअल वैल्यू निकाल के परसेंटेज बनाना आवश्यक नहीं है, चाहे वो परसेंटेज पे वैल्यू दिया हो, चाहे वो डिग्री में वैल्यू दिया गया हो या एक्चुअल वैल्यू दिया गया हो, डायरेक्ट आप कोरिलेशन कर सकते हैं। क्या कहा गया, देखिए चित्रकारी में भर्ती विद्यार्थियों की संख्या, चित्रकारी में कितना है, 15। गायन में भर्ती विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो देखिए चित्रकारी में कितना है, 15, और गायन में कितना है, 18। अब परसेंटेज बनाने की देखिए इसका हमने देखिए क्या कर दिया, मल्टीप्लाई।
3 से इसको देखिए कैंसिल कर दीजिए 5, 3 से इसको कैंसिल कर दिया 6, 2 से कैंसिल कर देंगे 50, फिर 2 से इसको कैंसिल कर दिया 3, 250/3 आ गया। अब इसको देखिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ये 3 8 या 24, 83.33 आएगा ये। जब भी देखिए लगभग शब्द को अंडरलाइन कर दीजिए, देखिए लगभग पे देखिए अगर वैल्यू निकालना है तो देखिए जो आपका कैलकुलेशन आ रहा है, ये उत्तर दिए गए विकल्पों में जिसके नियरेस्ट होता है, जिसके समीपतम होगा, वही उत्तर आपका सही माना जाता है। तो चित्रकारी में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या गायन में भर्ती विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना है? 83.33, यानी 83 से 1/3 भी इसको बोल सकते हैं। अब 83.33 देखिए किसके नियरेस्ट है? 83। इसका ऑप्शन देखिए सही क्या हो जाएगा? 83%। नेक्स्ट, क्या कहा है देखिए, सिलाई और नाटक में मिलाकर, यानी मिलाकर मैं दोनों को जोड़कर भर्ती हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? सिलाई और नाटक में मिलाकर देखिए, सिलाई में देखिए कितना है? 11%। अब प्लस नाटक में कितना है? 13%। तो 11% और 13% मिला के देखिए वैल्यू कितनी हो गई? 24% के बराबर। अब देखिए क्या कहा गया? सिलाई और नाटक में मिलाकर भर्ती हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? यानी दोनों मिलाकर देखिए 24% विद्यार्थी सम्मिलित हैं और 1% की वैल्यू देखिए हम लोग पहले शुरू में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर निर्देश में एक्चुअल वैल्यू दी गई होगी तो आपको 1% या 1 डिग्री का मान निकाल लेना चाहिए जिस पे आधारित प्रश्न आपका हो। तो 1% देखिए कहीं पर भी इस सवाल पे होगा किसके बराबर है? 36 के। टोटल दोनों मिला के कितने हैं? 24%। इनकी एक्चुअल संख्या देखिए अगर निकालना है तो 24 इंटू हम देखिए क्या कर दिया? 36 कर दिया। अब इसमें मल्टीप्लाई देखिए अगर हम कर रहे हैं 24 गुणे 6 144 का 4 हासिल 14 और 24 गुणे 3 72, 72 और 14 मिलकर देखिए कितना हो गया? 86। यानी दोनों मिलाकर कितने विद्यार्थी हो गए? 864। फिर कुल संख्या देखिए आ गई 864, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, चित्रकारी में कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं? तो चित्रकारी में देखिए कितने हैं? 15%। अब इनकी संख्या एक्चुअल निकालना देखिए 1% किसके बराबर है? 36। तो चित्रकारी में कितने हो गए? 15%। ये हो गया देखिए 15 गुणे 36। बिल्कुल आसान प्रश्न होते हैं देखिए। 15 गुणे 6 99, 15 गुणे 3 45, 45 और 9 कितना हो गया? 54। यानी कुल कितना विद्यार्थी है? 540 विद्यार्थी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, पाक शास्त्र में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या नृत्य में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? और उत्तर देखिए आपको जो देना है वो क्या देना है? देखिए दशमलव के बाद 2 अंकों तक, यानी 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक देखिए देना है। पाक शास्त्र में देखिए कितने? 22%। इनकी तुलना हो रही है किससे? नृत्य से। नृत्य में कितना है? 21%। जब सिंगल सर्किल हो तो देखिए आपस में डायरेक्ट आप तुलना कर सकते हैं, यानी 22 जो है 21 का कितने परसेंट है, और इसका परसेंटेज बनाने के देखिए मल्टीप्लाई किसका हो गया? 100 का। ये देखिए कितना हो गया आपका? 2200 और ये डिवाइड देखिए कितना हो गया? 21। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक देखिए जाना है। पहले 1 टाइम्स गया, ये 21 आया। ये 1 और 0 भाग नहीं जा रहा है, 0, फिर यहाँ पे देखिए एक 0 आ गया। अब ये देखिए कितनी बार भाग जा रहा है? 4 टाइम्स भाग जा रहा है, 84 हो गया यहाँ पे। ये हो गया देखिए 16। अब तो भाग जाएगा ना, डेसिमल लगा के देखिए आगे क्या कर दिया गया? 0 बढ़ा दिया गया। अब चाहें देखिए हम यहीं से ऑप्शन दे सकते हैं। ये देखिए हमको 104 मिल रहा है, आगे अब जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन देखिए 101 से है, 104 से, 110 से, 113 से है। तो 104 से आ गया तो ये उत्तर देखिए आपका अपने आप सही हो गया। फिर भी आगे अगर हम देखिए पूरा भाग देना चाहें, अब देखिए इसमें कितनी बार भाग जाएगा? 7 टाइम्स। ये हो गया 7 और 7 और 2 14,
10 में 7 गया 3, 5 में 4 गया 1, 13। अब यहाँ पे देखिए 0 आ गया। अब ये देखिए कितनी बार भाग जा रहा है, 6 बार जा रहा है। ये हो गया 6 और ये 126, यहाँ 4 आ गया। फिर आगे देखिए क्या है, 0 बढ़ेगा। तो कितनी बार भाग जा रहा है, एक ही बार देखिए भाग जाएगा। तो ये अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड में 1 इंक्रीज कर देंगे। तो यानी 5 से कम है, ये वैल्यू देखिए यहीं तक ले ली जाएगी। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक कर रहा है। अगर ऑप्शन से उत्तर डायरेक्ट कभी कभी ऐसा होता है ना, कई अंक सेम हो जाते हैं तो भाग देना पड़ता है। यहाँ पे तो आपको 104 मिल रहा है तो उत्तर सीधे मिल रहा है, डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कई ऑप्शन 104 पे होते तो फिर 2 अंकों तक कह रहा है तो आपको 3 अंकों तक निकालना फिर आपकी बाध्यता है। तीसरा अंक अगर यहाँ पे 5 आ जाता तो ये 7 हो जाता। 5 या 5 से ज्यादा आने पे लेफ्ट हैंड साइड पे 1 बढ़ता है, 5 से कम आने पे जो रहता वही रहता है, यानी 104.76% यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ग्राफ का, देखिए आपका तीसरा सेशन जो होता है वो देखिए कि पहला देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया, बार ग्राफ का दंड चित्र का, दूसरा पाई चार्ट किया, तीसरा देखिए हो गया आपका सारणी टेबल पे आधारित। देखिए जो इसको होता है टेबुलेशन इसको बोलते हैं। चीजें वही हैं, औसत, अनुपात, परसेंटेज, सिंपल, सामान्य जोड़ घटाना, उसी पे आधारित देखिए प्रश्न ही होते हैं। बस निर्देश को आपको पढ़ना जैसा प्रश्न आपका कहता है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी का ध्यान से अध्ययन कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले, परीक्षा में बैठने वाले और अर्हता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की अर्हता का मतलब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कितने विद्यार्थी पास हो रहे हैं। ये टेबल में देखिए 1 2 3 4, पहले वर्टिकल लाइन पे देखिए क्या है, पाठ्यक्रम दिया गया है। इनके नाम हमने क्या लिया, पी क्यू आर एस और टी। इधर आवेदन करने वाले सेकंड पे, परीक्षा में फिर कितने, जैसे पहले आवेदन करने का मतलब क्या हो गया, कितने लोग परीक्षार्थी फार्म भर रहे हैं। फिर जिस दिन एग्जामिनेशन होता है उसमें कितने उपस्थित हो रहे हैं, फिर उपस्थित होंगे तो उसमें कितने पास हो रहे हैं, इस तरीके से है। जैसे पाठ्यक्रम पी देखी है, इसमें आवेदन करने वाले कितने हैं, 3500 विद्यार्थी, 3500। 3500 विद्यार्थियों ने फॉर्म सबमिट किया। उसके बाद जिस दिन एग्जामिनेशन हुआ उसमें 3200 यानी 3200 विद्यार्थी परीक्षा में अफियर हो रहे हैं, जिसमें से देखिए पास कितने हुए, 2050। बाकी विद्यार्थी क्या हुए, फेल। इस तरीके से देखिए पी क्यू आर एस और टी सबका अपना अलग अलग दिया गया। कितने विद्यार्थी परीक्षा में फॉर्म भर रहे हैं, कितने परीक्षा में बैठ रहे हैं और उसके बाद कितने सफल हो रहे हैं। अब पी क्यू आर एस टी क्या हो गई, यह पाठ्यक्रम के आपके नाम हो गए। इस पर आधारित देखिए जैसे आपका प्रश्न है, किस पाठ्यक्रम में आवेदन करने वाले, आवेदन मतलब फॉर्म भरने वाले, और परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच न्यूनतम अंतर है। न्यूनतम मतलब सबसे कम अंतर हो। तो जैसे देखिए, हालांकि साल तो देखिए करना चाहिए, लेकिन अगर जहां पे देखिए आंकड़े कम हो तो वहां पे देखिए सीधे देख लेना चाहिए। अब जैसे देखिए हम पी पे देखिए अगर डिफरेंस निकालेंगे, सोल्यूशन पे हम अगर बात करें तो 3500 विद्यार्थी देखिए परीक्षा में अगर आ रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, और जिसमें 3200 परीक्षा में आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस आ गया, 300। आवेदन करने वाले और परीक्षा में बैठने वालों के बीच अंतर, 3500 में 3200 परीक्षा में बैठ रहे, अंतर कितना रहा, 300। क्यू पे देखिए कितना है, 4000 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा, जिसपे 3850 विद्यार्थी उस पे क्या हुए, सम्मिलित हुए। तो 4000 से 3850 को देखिए सब्ट्रैक्ट किया गया, कितना आ गया, ये 150। अब देखिए आर पे कितना है, 5200 में 4900 परीक्षार्थी हैं, इसमें कितना डिफरेंस आ गया, 300। एस में देखिए कितना आ गया, 4500 में 4000 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, अंतर कितना आ गया, 500। इसके बाद देखिए टी पे कितना है, 5000 में 4800 सम्मिलित हो रहे हैं, अंतर कितना आ गया, 200। हालांकि ये देखिए इस प्रश्न में इसकी वर्किंग करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे आप टेबल पे देखिए अंतर, मतलब जहाँ पे देखिए किस पाठ्यक्रम में आवेदन करने वाले और परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच अंतर न्यूनतम है, तब पे न्यूनतम अंतर देखिए कितना है, 150। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्यक्रम आर में अर्हता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या
आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितने परसेंट है? किसमें? आर में। आर में देखिए कितने हैं? 4,850 विद्यार्थी आपके देखिए क्या हो रहे हैं? सफल हो रहे हैं। 4,850 विद्यार्थी परीक्षा पे सफल हुए और आवेदन करने वाले देखिए विद्यार्थियों की संख्या देखिए कितना है? आर में 5,200। तो 5,200 में 4,850 विद्यार्थी सम्मिलित हुए और कितना परसेंट है? परसेंटेज बनाने के लिए देखिए इसमें क्या हुआ? 100 का मल्टीप्लाई हो गया और लगभग देखिए पूछा गया है। पहले तो देखिए 2 जीरो कैंसिल कर दिया गया। अब इसको भी देखिए 2 से आप कैंसिल कर दीजिए, 2 4 2 5 और ये देखिए कितना आपका हो गया? देखिए 26। विकल्प देखिए क्या दिया गया है? 81 दिया गया है, 89 दिया गया है, 93 दिया, 93 और 99। आप देखिए डिवाइड कर दीजिए, 2 4 2 5। देखिए 9 टाइम्स 9 6 54 5 9 2 18 18 5 23 12 में देखिए 4 गया कितना? 8 और यहाँ पे देखिए कितना आ गया? 5। अब देखिए कितनी बार भाग जा रहा है? 3 टाइम्स। ये हो गया देखिए 78 आ गया। अब कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, 93 आपको मिल गया और वो भी देखिए उत्तर क्या कहा गया? लगभग बताना है। तो 93 देखिए आ गया। इसके आगे डेसिमल आएगा भी तो इसके बाद देखिए अप्रॉक्स में देखिए उत्तर क्या सही हो जाएगा? 93। यानी आपका जो कैलकुलेशन आएगा वो दिए गए विकल्पों में किसके नियरेस्ट होगा, किसके समीपतम होगा, वही आपका देखिए क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट, सभी पाठ्यक्रमों को मिलाकर अर्हता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है? तो औसत निकालने के लिए देखिए पहले आपको टोटल निकालना ही पड़ेगा। तो टोटल में देखिए क्या क्या अगर आपको टेबल देखिए प्रश्न पत्र पे बनी मिल रही थी, यहीं पे आप इसको टोटल कर लीजिए, क्योंकि अगर ये देखिए टेबल बड़ी हो गई, अभी सभी अंकों को सभी संख्याओं को लिख के देखिए अगर आप जोड़ेंगे तो आपका टाइम एक्स्ट्रा जाएगा, जो मीनिंग मतलब कोई मतलब का नहीं है। आप पेपर पे ही, कंप्यूटर पे ही इसको आप देखिए सॉल्व करिए। अब जैसे देखिए आपको ये दिया गया है, थोड़ा जोड़ घटाना देखिए थोड़ा फास्ट करना पड़ता है इसमें। सभी को मिलाकर, सभी पाठ्यक्रमों को मिलाकर सफल विद्यार्थियों की औसत संख्या दी है। देखिए सफल विद्यार्थियों की संख्या दी गई, पहले इनका टोटल किया गया, यूनिट यूनिट प्लेस में देखिए सब पे जीरो है, जीरो आ गया। इसके बाद देखिए 5 5 10 4 14 हासिल कितना आ गया? 1। फिर देखिए 7 और 1 8 8 8 16 16 16 5 21 21 और 7 28 हासिल 2। तो जोड़ दीजिए 2 2 4 4 3 7 7 4 11 और 11 3 14 14 4 18। ये हो गया 18,840 टोटल विद्यार्थी देखिए आपके क्या हुए? सफल हुए। अब इनका देखिए क्या निकालना है? औसत संख्या। तो 1 2 3 4 5 5 के इसमें देखिए क्या कर दिया गया? भाग दे दिया गया। 5 3 15, यहाँ कितना आ जाएगा? 3, तो 38 बन जाएगा। तो 5 सते देखिए कितना हो गया? 35, यहाँ 3 बचेगा, 34 बन जाएगा, 5 6 30 फिर 40 और ये हो जाएगा कितना? 5 8 40 3,768। यानी सफल विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालने के बाद आप उसमें 5 का क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। तो सभी पाठ्यक्रमों को मिलाकर अर्हता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी आ गई? 3,768। औसत क्या होता है? योगफल बटे n, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम एस के लिए आवेदन करने वाले किंतु परीक्षा में नहीं बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या का पाठ्यक्रम टी में आवेदन करने वाले किंतु परीक्षा में नहीं बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है? किसका? एस और टी पे। तो देखिए पहले एस में कितने विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे? 5,200 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें से 4,900 लोग परीक्षा में सम्मिलित हो गए। तो कितने सम्मिलित नहीं हुए? 5,200 से 4,900 को घटा दिया गया। सॉरी, पाठ्यक्रम एस है ना,
पाठ्यक्रम एस में देखिए कितने हैं, 4,500 विद्यार्थी आवेदन कर रहे हैं और इसमें 4,000 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। तो सम्मिलित न होने वाले विद्यार्थियों की संख्या देखिए आपकी निकल आई ये। और टी पे देखा जाएगा तो 5,000 विद्यार्थी परीक्षा में आवेदन कर रहे हैं और सम्मिलित कितने हो रहे हैं, 4,800। एस और टी का देखिए निकालना है। अब इसमें देखिए एस में कितने 500 विद्यार्थी परीक्षा पे नहीं आए और टी में कितने 200 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं आए। ये दोनों जीरो देखिए रिमूव हो गए तो 5/2 का मतलब देखिए क्या हो गया, 5:2। ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी। एस और टी में जो विद्यार्थी परीक्षा देने नहीं आए, मतलब आवेदन कितने किया, कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, दोनों का डिफरेंस कर दिया गया तो सम्मिलित न होने वाले विद्यार्थी की संख्या आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम पी के लिए परीक्षा में बैठने वाले किंतु सफल न होने वाले विद्यार्थियों की संख्या और पाठ्यक्रम क्यू के लिए परीक्षा में बैठने वाले किंतु सफल नहीं होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच अंतर, पी और क्यू पे। तो देखिए पाठ्यक्रम पी में परीक्षा में बैठने वाले देखिए कितने हैं, 3200 और सफल कितने हुए, 2050। तो कितने सफल नहीं हुए परीक्षा में बैठने के बाद, 3200 से 2050 को घटा दिया गया। 3200 से 2050 को सब्ट्रैक्ट करिए। सेम चीज देखिए किसमें कहा गया है, पाठ्यक्रम क्यू के लिए परीक्षा में बैठने वाले किंतु सफल न होने वाले। पाठ्यक्रम क्यू में कितने देखिए 3850 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए और इसमें सफल कितने हुए, 3700। अब इसका देखिए आपको क्या निकालना है, अंतर। तो पहले देखिए पाठ्यक्रम इसका पी का अंतर निकालना, भिन्न न बनाए। 3200 और इसमें देखिए सफल कितने हुए, 2050। अब पाठ्यक्रम क्यू पे 3850 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए और पास कितने हो रहे हैं, 3700। इन दोनों का निकाल लीजिए डिफरेंस। 3200 में 2050 यानी देखिए कितना हो गया ये 0, 10 में से 5 गया 5 और ये 1, 3 में से 2 गया 1, 1150। 3850 में 3700 विद्यार्थी यहाँ पास हो रहा है तो फेल कितने हुए, 150। अब इनका देखिए क्या निकालना है, अंतर। पहले देखिए पाठ्यक्रम पी के लिए परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे, 3200, 2050 विद्यार्थी पास हुए। इस पे देखिए फेल कितने हुए, क्या पूछा गया है, पी में बैठने वाले किंतु सफल नहीं होने वाले, तो 1150 और इस पे कितना है, 3850 और 3700 विद्यार्थी इसमें देखिए क्या हुआ आपका, सफल हुआ। तो फेल कितने हुए, 150। दोनों का डिफरेंस निकाल दिया गया, ये कितना देखिए आपका आ गया 1000। ये आपका ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा टॉपिक देखिए, इस पे आपको देखिए क्या मिलेगा ग्राफ पे, 21 से 25। निम्नलिखित रेखा आरेख एक कंपनी का 2001 से 2010 के दौरान वार्षिक बिक्री के आंकड़ों को करोड़ रुपए में दर्शाता है। आरेख का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए हॉरिजॉन्टल 2001, 2002, 2003 से लेकर 2010 तक की वैल्यू दे दी गई और वर्टिकल में देखिए वैल्यू दे दी गई। वर्ष 2001 में वैल्यू देखिए कितनी है, 2। वर्ष 2002 में वैल्यू कितनी है, 2। जैसे इस तरीके से देखिए फिर 2003 में वैल्यू कितनी दे दी गई, 3। ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक इस तरह दे दिया गया। हर वर्ष का देखिए अलग अलग दे दिया गया। 2001 से 2010 के दौरान वार्षिक बिक्री के आंकड़ों को करोड़ रुपए में, जो भी आंकड़ा वो किस पे देखिए, करोड़ रुपए में। अब देखिए इस पे देखिए पहला प्रश्न देखिए दिया गया, वर्ष 2006 में बिक्री की तुलना में वर्ष 2008 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई।
तो वर्ष 2006 और 2008 की बात हो रही है। 2006 और 2008 आपको ये बनाने की जरूरत नहीं, आप सीधे टेबल पे देख सकते हैं, ग्राफ पे छोटे आंकड़े इसलिए मैं लिख ही दे रहा हूँ। देखिए वर्ष 2006 में देखिए वैल्यू आपको दी गई कितना 6 यानी 6 करोड़। और वर्ष 2008 में देखिए वैल्यू कितनी दी गई 5, ये दिया गया है। वर्ष 2006 में 6 करोड़ है और वर्ष 2008 में कितना है 5 करोड़ है। क्या पूछा गया है 2006 में बिक्री की तुलना में वर्ष 2008 में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई। 2006 में 2008 में 2006 में बिक्री की तुलना में, देखिए तुलना किससे हो रही है 2006 से, जिससे तुलना होगी वो डिनोमिनेटर में आएगा, जिसकी तुलना होगी न्यूमरेटर में आएगा। यानी 6 करोड़ से देखिए घट के देखिए 2008 में कितना हो गया 5 करोड़। तो कितने परसेंट की गिरावट आई। 6 करोड़ से 5 करोड़ होने का मतलब देखिए कितना कम हुआ 1। और इसकी तुलना किससे हो रही है 2006 से, तो 1/6 और इस पे देखिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 50/3, देखिए कितना आपका आ गया 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। रेकरिंग भी इसको कर सकते हैं 16.66%। 2006 की तुलना में 2008 में कितने परसेंट की गिरावट हुई। 2006 में कितना है 6 करोड़, 2008 में कितना है 5 करोड़। तो 5 करोड़ 6 करोड़ से कितना कम है 1 करोड़। तो 1 की तुलना किससे 6 से, तो 1/6 इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2002 में बिक्री का वर्ष 2007 में बिक्री के साथ अनुपात। देखिए वर्ष 2002 में बिक्री कितनी है, वर्ष 2002 में बिक्री कितनी है 2 करोड़। और वर्ष 2007 में देखिए बिक्री कितनी है, ग्राफ पे देखिए कितना है 6 करोड़। इन दोनों का देखिए क्या निकालना है अनुपात। 2/6 का मतलब क्या हो गया 1/3। 1/3 का मतलब हो गया देखिए कितनी 1:3। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। वर्ष 2003-2007 के अवधि के दौरान कंपनी का औसत बिक्री करोड़ रुपए में क्या है। औसत बिक्री करोड़ रुपए में 2003 से 2007 तक। देखिए तो देखिए 2003 से 2007 तक औसत निकालने के पहले चारों वर्षों का हम टोटल निकालेंगे। 2003 में कितना देखिए 3 करोड़। 2004 ये कितना है 4 करोड़। फिर 2005 में देखिए सर्वाधिक है कितना 10 करोड़। फिर 2006 में कितना हो गया देखिए 6 करोड़। इसके बाद 2007 में वैल्यू कितनी है देखिए 6 करोड़। अब इनका देखिए टोटल निकालने के बाद आपको क्या निकालना है औसत। तो 6 6 12, 12 4 16, 16 3 19 की 9 हासिल 1, 1 और 1 2 यानी 29 करोड़ टोटल हुआ। 1 2 3 4 5 वर्षों की बात हो रही है। अब औसत निकालना है तो औसत मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी योगफल बटे n। तो औसत निकालना है देखिए 29 में आप भाग दे दीजिए किसका 5 वर्षों की बात है तो 5 का भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा 29/5। ये हो जाएगा 5 5 25 और 4 बचेगा 0.5 40 5.8 करोड़ रुपए, यानी 5.8 करोड़ रुपए। ये अगला वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। वह देखिए पिछले वर्ष की तुलना का मतलब देखिए तुलना किससे होगी 2004 से। 2004 और 2005 में देखिए दोनों के हम पहले आंकड़े लिख लें। 2004 में देखिए वैल्यू कितनी है 4 करोड़ और 2005 में वैल्यू कितनी है 10 करोड़। अब ये कहा गया है कि देखिए 2005 में 2004 से कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखिए 4 से बढ़ के देखिए 10 हुआ, तो 4 से बढ़ के अगर 10 हुआ तो वृद्धि कितने की हो गई 6 करोड़ की। और तुलना किससे हो रही है 2004 यानी 4 करोड़ से। अब परसेंटेज बनाने की देखिए इसमें 100 का एक ही क्या हो गया मल्टीप्लाई, 2 से इसको कैंसिल कर दिया 3 और ये 2, 300/2
यानी 150%। सी ऑप्शन। नेक्स्ट, वर्ष 2005 से 2008 तक कुल बिक्री की धनराशि करोड़ रुपए में क्या है? 2005 से 2008 तक कुल बिक्री की धनराशि करोड़ रुपए में, यानी सबका योगफल। देखिए 2005 में कितना है? ये आपका 10 करोड़। फिर 2006 में देखिए कितना है? 2006 में आपका आ गया 6 करोड़। 2007 में कितना है? 6 करोड़। और 2008 में कितना है? 5 करोड़। 2005 से 2008 तक बिक्री की कुल धनराशि करोड़ रुपए में क्या है? देखिए जोड़ लीजिए इसको। 6 6 12 12 5 17 17 10 27, यानी टोटल देखिए कितना हो गया? 27 करोड़ रुपए। ये ओके। तो देखिए आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन ये लगभग आपके किए। यही देखिए सिलेबस आपका यूपी ट्रिपल एससी पीटी पे रहेगा, जिसपे 4 क्वेश्चन देखिए आपके ग्राफ के हैं। हर सेक्शन से एक एक क्वेश्चन आएगा, जिसपे अंदर 5 क्वेश्चन रहेंगे, सभी बराबर अंकों के रहेंगे। अब 5 क्वेश्चन देखिए आपका क्या रहेगा? सामान्य गणित का रहेगा। तो ऐसे ही इसी पे आधारित देखिए, और यही क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, एसएससी में भी काम करेंगे। यही आपका मतलब वीडियो का, लेखपाल का, उस पे जिसपे भी देखिए डीआई का सेक्शन है, तो देखिए यही क्वेश्चन सब रहते हैं, स्टैंडर्ड रहता है। थोड़ा सा देखिए जैसे जैसे अभी क्लासेज आगे चलेंगी तो इनमें भी क्वेश्चन हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेके आगे आएंगे। अभी बिगिनर्स क्वेश्चन है, देखिए करते रहिए इनको। ठीक, शेष अगले क्लास में कल हम सेकंड सीरीज शुरू करेंगे अभ्यास श्रृंखला की। ओके, थैंक यू।